गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज 12th क्लास केमिस्ट्री में अपना टॉपिक रहेगा ऑस्मोटिक प्रेशर एंड इट इज द फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में हम स्टडी करेंगे। एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इज जनरली डिनोटेड बाय पाई। देखो आज हम करने जा रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? अब तक हमने वेपर प्रेशर्स की बात की थी, प्रेशर्स ऑफ सॉल्यूशंस की बात की है, सॉल्वेंट की बात की है। आज हम करने जा रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर्स। ऑस्मोटिक प्रेशर्स को पढ़ने से पहले हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस मींस क्या होता है? अगर कोई भी हम सॉल्यूशंस को किसी भी कंटेनर में प्योर सॉल्वेंट से अगर हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट आउट करके रखें, ये मान लो हमने एक मेम्ब्रेन ले ली है दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और यहाँ अगर हम सॉल्यूशंस को प्लेस कर दें ऑफ एनी नॉन कंसंट्रेशन और सेमी परमिएबल की एक साइड हम प्योर सॉल्वेंट ले रहे, हम ये मान के चलते हैं कि मान लो अपना सॉल्यूशन का लेवल इनिशियल था, यहाँ हमने फिलअप कर दिया है सॉल्वेंट, लेट हम मान लेते हैं हमने वाटर फिलअप कर दिया, या हमने ले लिया है ग्लूकोज सॉल्यूशन। अब इस केस में हम क्या नोट डाउन करेंगे कि जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, SPM मीन्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, SPM। हम बार बार ये वर्ड यूज करेंगे। देखो परमिएबल्स के लिए P वर्ड को सिलेक्ट करेंगे हम, SPM सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किसको कहते हैं? ऐसी मेम्ब्रेन जिसमें पोर की साइज पे डिपेंड करता है कि एक पर्टिकुलर साइज के मॉलिक्यूल ही मेम्ब्रेन को क्रॉस करके क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन साइड में जाएंगे या सॉल्यूशन में से पार्टिकल्स सॉल्वेंट साइड में। लेकिन हम ये कहेंगे इसकी पोर साइज पे डिपेंड करता है, ऐसी मेम्ब्रेन जिसमें एक पर्टिकुलर साइज के मॉलिक्यूल ही क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। इस केस में यहाँ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमने कंसीडर किया है। इसमें से हम नोट डाउन करते हैं कि सॉल्यूशन का जो लेवल है, यहाँ मान लो अपना लेवल L1 इनिशियल लेवल है। अब कुछ टाइम के बाद देखते हैं हम कि इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू यहां से वाटर मॉलिक्यूल सॉल्यूशन की तरफ मूव कर रहे हैं। देखो वाटर मॉलिक्यूल्स को हम विजुअली देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद नोट डाउन करेंगे जो अपना लेवल L1 यहाँ तक था, इसका लेवल क्या हो जाएगा, यहाँ इंक्रीज हो जाएगा। और ये लेवल्स इतना इंक्रीज होगा किसकी वजह से? यहाँ से जो मॉलिक्यूल्स थे वाटर के कहाँ इंटर कर गए हैं, सॉल्यूशन के अंदर, और अपना लेवल L2 तक रीच कर जाएगा। ये मूवमेंट तब तक होता है जब दोनों के अंदर इक्विलिब्रियम सेटअप ना हो जाए, यानी कंसंट्रेशन दोनों की क्या हो जाए, इक्वल। जब तक क्या होगा, ये मूवमेंट कंटिन्यू रहेगा। अब ये मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल या मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट है थ्रू SPM फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन इज नोन एज ऑस्मोसिस। दैट मीन्स देखो ऑस्मोसिस क्या है, इसको राइट अप करते हैं। ऑस्मोसिस क्या है? प्रोसेस in which solvent molecule move from lower concentration to higher concentration through
सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, जो सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट का जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है, प्रोसेस इन विच सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर, कहां से मूव कर रहा है, लोअर टू हायर कंसंट्रेशन, किसके थ्रू कर रहा है ये, थ्रू एसपीएम सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। अब ये मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट हो रहा है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। अब इस केस में क्वेश्चन बनता है कि ये एसपीएम क्या है, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन क्या है। सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन्स क्या है, एक ऐसी मेम्ब्रेन्स लेते हैं दैट ओनली अलाउ द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू इट्स पोर्स, यानी इसमें हम फॉर एग्जांपल जनरली क्या कंसीडर करते हैं, हम पिग ब्लैडर को लेते हैं, किसको लेते हैं हम, पिग ब्लैडर्स को, या हम किसको ले सकते हैं, एनी प्लांट्स और एनिमल सेल मेम्ब्रेन। इसके अलावा हम क्या ले सकते हैं, हम सेलुलोज एसीटेट भी लेते हैं, या क्या लेते हैं हम, सेलोफेन भी ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, सेलोफेन, या हम क्या ले लेते हैं, आर्टिफिशियली अगर सिंथेसाइज करें हम सिलिकेट्स हम कंपाउंड को भी लेते हैं, कुछ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स हमारे हैं उनको भी हैज एसपीएम यूज कर लेते हैं। इसमें से एसपीएम अपनी हो सकती है, जैसे पिग ब्लैडर या प्लांट्स एनिमल सेल मेम्ब्रेन यूज करें, ये क्या हो जाएगा, नेचुरल एसपीएम की फॉर्म में, या हम ये कहें कि सेलुलोज एसीटेट है, सिलिकेट साल्स है या सेलोफेन है, ये सब किसका एग्जाम्पल है, सिंथेटिक एसपीएम, और ये क्या है, नेचुरल एसपीएम सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। दैट मीन्स ये मेम्ब्रेन ऐसी होगी जिसके अंदर हम ये कहें कि एक पर्टिकुलर पोर साइज होगी, और ये पर्टिकुलर जो पोर साइज है ये एक पर्टिकुलर साइज के मॉलिक्यूल्स को ही अलाउ करेगी, जिसमें से एक पर्टिकुलर साइज के मॉलिक्यूल ही पास थ्रू कर सकते हैं। और जनरली अगर हम ऑस्मोसिस की बात करें तो ऑस्मोसिस में हम ये मान के चलते हैं कि ओनली मूवमेंट, ऑस्मोसिस में हम कंसीडर करते हैं ओनली मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, कि किसका मूवमेंट हो रहा है, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा थ्रू एसपीएम। और कहां से मूवमेंट करेंगे, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, एंड दैट मूवमेंट इज नोन एज ऑस्मोसिस। एक इससे रिलेटेड प्रोसेस हम और भी डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें हम ये कहते हैं कि एक वर्ड जो बार बार हम यूज करते हैं दैट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन्स के अंदर क्या होता है, रैंडम मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। डिफ्यूजन्स के अंदर भी क्या है, रैंडम और वी कैन से स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, बोथ टाइप ऑफ पार्टिकल्स, रैंडम या स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, जहां मॉलिक्यूल्स का जो कंसंट्रेशन है ज्यादा होगी उससे कम की तरफ मूवमेंट होता है, रैंडमली विदाउट एनी मेम्ब्रेन, इज नोन एज डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस को हमने मिक्सअप नहीं करना है। ऑस्मोसिस प्रोसेस थ्रू एसपीएम होगा, ओनली मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होगा, और ये जो डिफ्यूजन प्रोसेस है इसमें रैंडम स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है, कहां से, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। दूसरा ध्यान रखना है, इस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के अंदर सोल्यूट और सॉल्वेंट बोथ टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करते हैं, और यहाँ मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन होता है,
और यहाँ क्या होता है, नेक्स्ट वन अगर याद रखें तो विदाउट एसपीएम, विदाउट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यहाँ कोई मेम्ब्रेन बाउंड्री फिक्सअप नहीं है। जैसे हम डिफ्यूजन देखें कि अगर आपकी एयर पार्टिकल्स हैं वो रैंडमली डिफ्यूज कर रहे हैं, आपने एक कोने में अगरबत्ती लगा दी है इंसेंस स्टिक, तो वो सारे कमरे में उसकी स्मेल फैल रही है, वो क्या है, डिफ्यूजन है। जैसे पोलन ग्रेन है इस मौसम में अगर देखें हम, तो वो भी क्या कर रहे हैं, यूनिफॉर्मली अटेन करने के लिए उस प्लांट से क्या करते हैं, एयर के अंदर रैंडमली डिफ्यूज हो रहे हैं। तो ये क्या है, अगर रैंडमली डिफ्यूजन हो रहा है हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ, तो उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। लेकिन ये जो मूवमेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का हो रहा है थ्रू एसपीएम हो रहा है, देन इट नोन एज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में मूवमेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का होता है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ होगा। दैट मीन्स हमने जैसे डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, हमने सॉल्वेंट को सॉल्यूशन से एसपीएम से सेपरेट आउट कर दिया। अब सॉल्वेंट प्योर है तो इसकी कंसंट्रेशन कम है, सॉल्यूशन है उसमें ग्लूकोज मिक्सअप कर रखा है वाटर के अंदर, हम मान के चलें तो इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स किसकी तरफ मूव करेंगे, सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन की तरफ अगर सॉल्वेंट जाएगा लेवल क्या हो जाएगा, राइज अप, क्योंकि वैसे तो वाटर मॉलिक्यूल को हम विजुअली देख नहीं सकते। दैट मीन्स यहाँ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हुआ है, दैट्स व्हाई राइज इन लेवल, एंड दैट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू एसपीएम इज नोन एज ऑस्मोसिस। इसी से रिलेटेड देखो हम आगे देखते हैं, एक कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि एसपीएम क्या सिलेक्ट करेंगे, तो जनरली हम पिग ब्लैडर लेते हैं, और अगर सिंथेटिक पूछे तो हम सिलिकेट साल्ट यूज करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आयरन फेरोस साइनेट भी यूज कर लेते हैं, या हम सेलोफेन यूज करते हैं, मेनली सेलुलोज एसीटेट या सेलोफेन। ये भी ध्यान रखना है हमने, नहीं अगर हम कोई भी प्लांट्स या एनिमल सेल मेम्ब्रेन अगर यूज करें, वो भी किसका काम करती है, एसपीएम का काम करती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। अब देखो हमने अब ऑस्मोटिक प्रेशर्स को अगर डिफाइन करें, यहाँ जो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हो रहा है, तो इसी के केस में अगर हम बात कर लेते हैं पहले अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन, अगर हम कहें मेनली 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, मेनली 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस को कैटेगराइज कर सकते हैं। कैसे कैटेगराइज करेंगे, अगर हम 2 सॉल्यूशन लेते हैं, मान लो अपने कंटेनर में हमने 2 सॉल्यूशन ले लिए अभी, हम ये कहें कि ये सॉल्यूशन फर्स्ट है और ये सॉल्यूशन सेकंड वन है। अगर यहाँ कहें कि हमने सॉल्यूशंस की जो कंसंट्रेशन ले रखी है, इसके अंदर भी हम कहें कि 1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन है, और यहाँ भी कहें कि हमारे पास 1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन है। अगर 2 सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन या यूरिया ना लेके हम ये कहें कि यहाँ हमारे पास ग्लूकोज है, अगर 2 सॉल्यूशन फर्स्ट और सेकंड सेम कंसंट्रेशन की अगर सॉल्यूशन है, देन इट सॉल्यूशन इज नोन एज, जैसे फर्स्ट टाइप हो जाएगी अपनी आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशंस हैविंग सेम कंसंट्रेशन। कोई भी 2 सॉल्यूशंस जो आपने कांटेक्ट में रखने हैं, दैट आर सेपरेटेड बाय एसपीएम, अगर दोनों को कंटेनर में रखें एसपीएम से सेपरेट करके, अगर दोनों की कंसंट्रेशन सेम है तो कहेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। अगर हम ये कहें कि एक सॉल्यूशन फर्स्ट की कंसंट्रेशन हमने ले ली 1 मोलर, और सेकंड सॉल्यूशंस मान लो ये अपने फर्स्ट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है, सेकंड वन सॉल्यूशन हम 2 मोलर ले लेते हैं। इस कंडीशन में दोनों को अगर एसपीएम से सेपरेट आउट करके, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट आउट करके किसी कंटेनर में रख रहे हैं, इस केस में जो आपका लोअर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है, लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशंस को तो हम क्या बोलते हैं,
हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और इसी के कांटेक्ट में जो हायर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है, क्या है, हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशंस, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो हमारे पास मेनली 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हो गए हैं कि हम अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशंस किसके साथ प्लेस कर रहे हैं। इफ 2 सॉल्यूशन having same concentration placed in contact separated by SPM, then known as isotonic. If 2 solution having different concentration, then lower concentration solution is known as hypotonic solution, and higher concentration solution is known as hypertonic solution. अब अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन हम 3 वर्ड्स बार बार यूज करेंगे, यानी अगर 2 सॉल्यूशन प्लेस इन कॉन्टेक्ट हैविंग द सेम कंसंट्रेशन, हम कहें कि 1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन है, 1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन है, दोनों को एसपीएम से सेपरेट आउट करके हमने प्लेस कर दिया, दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, देन इट नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यानी 2 सॉल्यूशंस प्लेस इन कॉन्टेक्ट सेपरेटेड बाय एसपीएम having the same concentration is known as isotonic solutions। देखो डेफिनेशन एक बार रिपीट कर रहे हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसको कहेंगे, 2 solutions having the same concentrations placed in contact separated by SPM having same concentrations, 2 solution having same concentration placed in contact separated by SPM is known as isotonic solutions। सेकेंड वन कहें हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन किसको कहेंगे हम, इफ 2 सॉल्यूशन प्लेस इन कॉन्टेक्ट सेपरेटेड बाय एसपीएम, सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज हाइपोटोनिक और सॉल्यूशंस ऑफ हायर कंसंट्रेशन इज नोन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। हायर कंसंट्रेशन को क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और लोअर कंसंट्रेशन के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे हम, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। इसी तरह से देखो इन वर्ड्स को हमने यूज करना है, कैसे यूज करेंगे, देखो इन तीनों वर्ड्स को हम ऑस्मोसिस से जुड़ा हुआ अपनी डेली लाइफ में अगर एप्लीकेशंस को देखें, या हम तो अपने इन आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस को हम बार बार यूज करते हैं। जनरली एक हमने मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है, अगर फॉर एग्जांपल ले 0.9 W/V परसेंटेज ऑफ NaCl सॉल्यूशन इज isotonic with our blood। ब्लड भी क्या है, हम सॉल्यूशन की तरह, कोलोइड सॉल्यूशन की तरह हम ट्रीट करते हैं इसको। तो अगर हम बात करें, ये डाटा हमने याद रखना है कि 0.9 W/V वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक विद आवर ब्लड। ये कब ध्यान रखते हैं, एक जनरल क्वेश्चन बन जाता है कि जैसे ही हम इंट्रावेनस इंजेक्शंस देते हैं या वीक पर्सन्स के अंदर हम डेली कहते हैं कि ग्लूकोज चढ़वा रहे हैं, उस ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, 0.9 W/V परसेंटेज। अगर इससे कम दे देते हैं तो भी हमारे लिए हार्मफुल होगा, और इससे हायर कंसंट्रेशन का भी अगर इंजेक्शंस या इंट्रावेनस सप्लाई कर दिया तो भी हमें क्या होगा, वो हार्मफुल होगा। जैसे अब अपना क्वेश्चन बन जाता है, हमसे कहें कि व्हाट हैपन if RBC cells placed in 1.2 W/V percent solution of glucose। हमसे कह रहे हैं कि व्हाट हैपन इफ RBC is placed in 1.2 W/V percentage
सॉल्यूशंस ऑफ ग्लूकोज। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारे आरबीसी दैट मीन्स ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो कंपोजिशन है वो कितनी है आपकी 0.9 W/V। अगर इस कंपेयर में 0.9 से हायर कंसंट्रेशन होगी है 1.2। अगर हायर कंसंट्रेशन है यानी हम क्या लिखेंगे 1.2 W/V%। सॉल्यूशन इज हाइपरटोनिक टू ब्लड। आंसर कैसे देना है, देखो हमें याद रखना है अपने ब्लड की कंसंट्रेशन कितनी है 0.9 W/V%। अगर इससे हम किसी भी हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में ब्लड सेल को रखेंगे, हायर कंसंट्रेशन में रखने से क्या होगा, अपना ब्लड सेल के अंदर हम ये मान के चलें, देखो अपने जो ब्लड की कंपोजिशन है वो कितनी है 0.9 W/V%। और ब्लड के अंदर ही क्या है अपनी WBC है, RBC है। इन्हीं सेल को जैसे ही हम हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रखेंगे, जैसे हमने कह दिया कि यहाँ हमें कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की कितनी गिवन है 1.2 W/V%। अब 1.2 इज ग्रेटर देन 0.9। ये आपने डाटा याद रखना है इसलिए क्योंकि हम कंपेयर करके आंसर देंगे। और जैसे ही हमने यहाँ आरबीसी को प्लेस किया, इसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल था, क्योंकि अपने ब्लड की कंपोजिशन अगर हम कहें कि ब्लड के अंदर जो अपनी कंपोजिशन है 0.9 W/V%। अब लोअर कंसंट्रेशन है, ये हायर कंसंट्रेशन है। लोअर कंसंट्रेटेड को जैसे ही हायर कंसंट्रेशन में लिखेंगे तो इसके अंदर दैट मीन्स वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, लीक आउट करेगा किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। इसकी वजह से जो अपनी आरबीसी थी वो क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। तो हमने यह आंसर देना है कि कह रहा है कि व्हाट हैपन इफ आरबीसी प्लेस्ड इन 1.2 W/V% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। तो हमने डाटा याद रखना है, हम सिंपली राइट करेंगे, देखो 1.2 हमने अपना आंसर इतना ही देना है, इसमें 1.2 W/V% solution is hypertonic with blood, या मेंशन कर सकते हैं ब्लड की कंसंट्रेशन कितनी है 0.9 W/V%। 1.2 W/V% of solution is hypertonic with blood that having concentration 0.9 W/V%। तो क्या लिखोगे, सो RBC on keeping in 1 W/V% solution, it will shrink। ये क्या हो जाएंगी, श्रिंक हो जाएंगी, यानी लूज देयर वाटर मॉलिक्यूल्स। अब अपोजिट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं हमसे, या कंसंट्रेशन हमने ध्यान रखनी है, अगर हायर कंसंट्रेशन में रखेंगे देन आरबीसी लूज द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड श्रिंक। तो आरबीसी सेल विल हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी। इसी तरह से अगर हमें ये कहे कि इफ आरबीसी प्लेस्ड इन, अपना क्वेश्चन ये बन जाए, इफ ब्लड सेल और आरबीसी सेल प्लेस्ड इन हमें कह दे यहाँ हमने 0.5 W/V% ऑफ NaCl सॉल्यूशन, अगर हमने 0.5 W/V% ऑफ NaCl में प्लेस कर दिया तब क्या होगा हमारी आरबीसी के साथ। तो हमने सिर्फ ध्यान रखना है कि ब्लड की कंपोजिशन कंसंट्रेशन कितनी है 0.9। तो हम आंसर दे देंगे यहाँ पे 0.5 W/V% NaCl solution hypotonic
विद ब्लड, और ब्लड की कंसंट्रेशन कितनी है हमारी 0.9 W/V%। इसकी वजह से क्या होगा, जैसे देखो हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो वाटर क्या करेगा, आरबीसी के अंदर इंटर कर जाएगा। जैसे ही हम देखो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, ये अपनी आरबीसी सेल्स है और ये आपने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रख दिया है, और जैसे ही हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में इसको प्लेस करेंगे यहां वाटर इंटर करेगा भी, और जैसे ही आरबीसी के अंदर वाटर इंटर करेगा ये स्वेल अप हो जाएगी, और स्वेल अप होके ब्रेस्ट भी हो सकती है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे अपना आंसर, जैसे ही हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में लिखेंगे किसी भी आरबीसी या सेल में एनिमल सेल को, तो इसमें क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन एसपीएम का काम करेगी, देन वाटर इनटू, क्योंकि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में वाटर का मूवमेंट होगा, इसकी वजह से क्या होगा, आरबीसी सेल्स क्या हो जाएंगी, वाटर इंटर करने से स्वेल अप हो जाएगी, और स्वेल अप होके क्या हो सकती है, ब्रेस्ट भी हो जाएगी। दैट मीन्स हमें केमिस्ट्री में मैथमेटिकली सिर्फ कोरिलेट करके बताना है कंसंट्रेशन को, कि अगर लोअर कंसंट्रेशन में लिखेंगे तो वो हाइपोटोनिक विद ब्लड हो जाएगा एंड सेल क्या हो जाएंगी, स्वेल अप होके ब्रेस्ट हो जाएंगी। अगर किसी को 0.9 W/V% से हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में अगर प्लेस करें तो क्या हो जाएगा, उसका श्रिंक हो जाएगी, क्योंकि लूज द वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये आपने कंसंट्रेशन ध्यान रखनी है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली जोड़ के, कि किसी पेशेंट को इंजेक्शन दिया जाता है दैट हैविंग कंसंट्रेशन, आपने सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड ध्यान रखना है। अगर 0.9 W/V से हायर कंसंट्रेशन का दे दिया जाएगा तो लिखेंगे इट इज हाइपरटोनिक, सो ब्लड सेल विल श्रिंक एंड हार्मफुल फॉर द पेशेंट। और अगर ये कह दें कि 0.9 W/V% से कम कंसंट्रेशन का कोई भी इंजेक्शन या इंट्रावेनस सॉल्यूशन दे दिया जाता है तो हम राइट करेंगे कि इट इज हाइपोटोनिक विद द ब्लड्स एंड ब्लड सेल विल स्वेल अप एंड ब्रेस्ट, सो इट आल्सो हार्मफुल फॉर द पेशेंट। तो हमें ये पूछ ले कि किस सॉल्यूशंस को इंट्रावेनस देना है, तो हम कहेंगे आइसोटोनिक। आइसोटोनिक मींस सेम कंसंट्रेशन, हाइपो मींस लेसर कंसंट्रेशन एंड हाइपर मींस हायर कंसंट्रेशन। तो आपने तीनों को अच्छे से माइंड में रखना है और ब्लड की कंसंट्रेशन सबने याद रखनी है। अब इसी को देखो हम कोरिलेट करते हैं। हम पढ़ने जा रहे थे अपनी ऑस्मोटिक प्रेशर, लेकिन इससे रिलेटेड ये कुछ डाटा भी हमने ध्यान रखने हैं, ये प्रोसेस भी ध्यान रखने हैं। जैसे हम बात कर रहे थे ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, देखो किसी भी सॉल्यूशंस के अंदर हम ये कहें कि सॉल्यूशंस को हमने सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट आउट कर दिया है, ये हमने क्या यूज कर ली है, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। हम यहाँ प्लेस कर देते हैं सॉल्यूशन और इस साइड मान लो हम प्लेस कर देते हैं प्योर सॉल्वेंट, यहाँ प्लेस कर दिया हमने कोई नॉन कंसंट्रेशन का सॉल्यूशंस। अब इस केस में हम क्या नोटिस डाउन कर रहे हैं कि मूवमेंट ऑफ, अगर अपना सॉल्वेंट यहाँ वाटर है तो यहाँ क्या हो रहा है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो रहा है थ्रू एसपीएम, और इस मूवमेंट को ही हम क्या बोल रहे थे, ऑस्मोसिस। हमें पढ़ना है ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, इस ऑस्मोटिक प्रेशर को एक्सप्लेन करने के लिए हम अगर एक डायग्राम को इस फॉर्म में एक्सप्लेन करें कि हम कोई भी दो सॉल्यूशंस को सेपरेट आउट कर लेते हैं एसपीएम से, ताकि हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखो हमने दोनों बीकर को एक एसपीएम मेम्ब्रेन से कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ हमने एक मेम्ब्रेन लगा दी है दैट इज एसपीएम सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। यहाँ इस बीकर में हम कंसीडर कर लेते हैं प्योर सॉल्वेंट, और यहाँ हम कंसीडर कर रहे हैं सॉल्यूशन। अगर हम यहाँ पिस्टन लगा दें,
हम यहाँ कोई भी एक पिस्टन कंसीडर कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, देखो हम पर यहाँ स्टडी कर रहे थे ऑस्मोसिस को। ये सिंपल अगर मूवमेंट हो रहा है थ्रू एसपीएम सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का तो हम ऑस्मोसिस बोल रहे हैं, और इसी ऑस्मोसिस में हमें ऑस्मोटिक प्रेशर को स्टडी करना है। इसके लिए हम यहाँ कंसीडर कर लेते हैं सॉल्यूशंस, और सॉल्वेंट को सेपरेट आउट कर लिया हमने एसपीएम के थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हमने सेपरेट आउट कर लिया है। यहाँ मान लो हम कंसीडर कर लेते हैं इसको, यहाँ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट हो रहा है, यानी ये जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है एसपीएम के थ्रू सॉल्यूशंस के अंदर आ रहे हैं। ये मूवमेंट तब तक कंटिन्यू रहेगा जब दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं आ जाते। हम मान लेते हैं कि यहाँ जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी है, और ये यहाँ इस मूवमेंट को स्टॉप करने के लिए हम ये कहें कि ये P एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर कितना एक्सटर्नल प्रेशर और अप्लाई करें, यानी जो ये पाई है जो P एक्सटर्नल प्रेशर कितना लगाएं हम, ताकि क्या हो जाए ये ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाए। क्योंकि अगर हम यहाँ प्रेशर अप्लाई करेंगे, प्रेशर अप्लाई करने की वजह से ये ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। दैट एक्सटर्नल प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, एक्सटर्नल प्रेशर रिक्वायर्ड जस्ट स्टॉप द ऑस्मोसिस। सिंपली हम बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर रिक्वायर्ड जस्ट स्टॉप द ऑस्मोसिस। इस एसपीएम के थ्रू मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को स्टॉप करने के लिए कितना एक्स्ट्रा एक्सटर्नल प्रेशर चाहिए हमें, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो अगर इसको हम राइट अप करें तो ऑस्मोटिक प्रेशर अपना क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसको जनरली हम पाई से डिनोट कर रहे हैं, और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, यानी एक्सटर्नल प्रेशर कितना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एक्स्ट्रा प्रेशर, किसके लिए, ताकि इस एसपीएम के थ्रू सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट स्टॉप हो जाए। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या कहेंगे हम, मिनिमम, ये लिखे हम मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर applied on solution side just stop to osmosis, या हम इसके लिए क्या कह सकते हैं, ऑस्मोसिस की जगह मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर रिक्वायर्ड या अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन साइड जस्ट स्टॉप टू ऑस्मोसिस, या जस्ट क्या कह सकते हैं, जस्ट स्टॉप द ऑस्मोसिस की जगह क्या कह सकते हैं, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू एसपीएम। यानी इस ऑस्मोसिस को की डेफिनेशन भी राइट कर सकते हैं कि स्टॉप द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू एसपीएम, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी एक्स्ट्रा प्रेशर कितना चाहिए टू स्टॉप द ऑस्मोसिस, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, पाई से। अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन डिफरेंस पे। जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन डिफरेंस होगा उतना मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, फास्टली, और उस मूवमेंट को स्टॉप करने के लिए हमें क्या होगा, एक्सटर्नल प्रेशर भी ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। इसी को हम इस फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं, देखो, यानी अगर किसी भी सॉल्वेंट के अंदर हम कोई क्रिस्टल फर्नल के अंदर सॉल्यूशन डाल के रख देते हैं, इस सॉल्यूशंस के अंदर हम ये कहें कि ये लेवल्स आपका यहाँ सॉल्वेंट का है, और ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो हम यहाँ कंसीडर कर रहे हैं
यहाँ जो आपकी एसपीएन मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल जो मेम्ब्रेन है, इसके अंदर क्या होगा, यहाँ से हम ये मान के चले कि एंट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होगी। अगर हमने यहाँ सॉल्यूशन ले रखा है, अब ये लेवल आपका कहाँ तक था, सॉल्वेंट के तक, और सॉल्वेंट मॉलिक्यूल राइज अप करके इसके लेवल को क्या कर देगा, अभी राइज अप करेगा। जैसे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में राइज अप करेंगे, ये हमने ले ली है थिस्टल फनल। थिस्टल फनल मीन्स जिसके अंदर कवरिंग के अंदर क्या लगी है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और इस थिस्टल फनल को अगर हम किसी सॉल्वेंट में प्लेस कर रहे हैं तो वाटर मॉलिक्यूल की एंट्री होगी। एंट्री करने से यहाँ कितना राइज हो गया है इसकी हाइट में, इसकी ट्यूब के अंदर, इसको हम कंसीडर करते हैं। यहाँ मान लो पी प्रेशर एटमॉस्फेरिक पे हम काम कर रहे हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि हम ऑस्मोटिक प्रेशर को, जो एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है, उस प्रेशर को डिफाइन कर सकते हैं कि कितनी हाइट राइज अप की इसने अगेंस्ट द ग्रेविटी। जी हमारी क्या लग रही है, ग्रेविटी। और अगर हम ये मान के चले, रो क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, इसके अगेंस्ट अगर हम इसको डिफाइन करें तो ये भी कह सकते हैं कि रो जी एच, ये भी क्या हो जाएगा अपना ऑस्मोटिक प्रेशर अगेंस्ट ग्रेविटी अकॉर्डिंग टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। कितना राइज अप किया, कितना राइज अप करेगा, जितने अपने सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या करेंगे, सॉल्यूशंस के अंदर इंटर करेंगे, उतना क्या हो जाएगा, राइज अप। अब हम पढ़ रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो उससे डिपेंड करते हैं। देखो इसको, वैसे यहाँ जितनी कंसंट्रेशन होगी उतनी हायर डेंसिटी का सॉल्यूशन होगा। इसी तरह से ऑस्मोटिक प्रेशर्स को हम मैथमेटिकली कोरिलेट करते हैं कंसंट्रेशन से। देखो हायर विल बी concentration of firstly will be movement of solvent molecule through SPM। that means क्या हो रहा है, देखो जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी उसी के ऊपर क्या डिपेंड, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। तो हम क्या कह सकते हैं, देखो जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ इन टर्म ऑफ मोलरिटी। जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना ज्यादा क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर्स होगा उसके अंदर। अब इसी के टर्म में अगर हम डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज, क्या कह सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। और अगर हम ये कहें कि C कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, ये क्या होगी आपकी कंसंट्रेशन। अब अगर हम ये मान के चले कि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो रैंडमनेस बढ़ेगी, दैट मीन्स जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, हमने ये पीछे गैसेस लॉ में पढ़ा था कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर्स। तो यहाँ अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें, यहाँ प्रेशर हमने क्या ले लिया, ऑस्मोटिक प्रेशर, तो वो भी किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। तो ये भी हम कंसीडर कर सकते हैं। देखो फर्स्ट वन इक्वेशन अपनी हो जाएगी कि ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन, और ये भी कह सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर्स। दोनों इक्वेशन से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू आर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट NCT। यहाँ जो हम R कंसीडर कर रहे हैं ये क्या है हमारे पास, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, एंड दैट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट
इक्वल टू गैस कांस्टेंट। तो हम ये भी यहां कंसीडर करेंगे। तो इस इक्वेशन से हमें एक इक्वेशन मिल गई है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू सी आर टी, और अगर हम यहाँ C की वैल्यू पुट कर दें दैट इज NB/V, तो अपने पास एक इक्वेशन बन गई है यहाँ पे कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू N/N मीन्स नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस, और R अपना क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दैट इक्वल टू गैस कांस्टेंट। ये इक्वेशंस हमारे पास आ गई है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर्स को कैलकुलेट करेंगे, मोल को कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये फॉर्मूला हमने याद रखना है। अभी इसी से रिलेटेड देखो, जैसे हमने पीछे किया था, हमें कहें कि एक्सप्लेन इट इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जैसे एक सिंपल से क्वेश्चन बनता है, एक्सप्लेन ऑस्मोटिक प्रेशर इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये एक्सप्लेन करो कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। तो हम ये कहें कि फ्रॉम, या कहें कि वी नो दैट, या तो इक्वेशन राइट करें या लिखेंगे कि वी नो दैट पाई जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और अगर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं किसके अंदर, मोलरिटी के अंदर, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ जो मोलरिटी है वो क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशंस। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, एंड इफ डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, NB आपके क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन per liter of solution. That means osmotic pressure directly depend upon the number of mole of solute. और अगर number of mole पे depend करता है, number of particles पे depend करता है, then it is a colligative properties. So osmotic pressure depend on number of solute molecules, so it is colligative properties. ओके स्टूडेंट, ये आपने 2 डेरिवेशंस की फॉर्म में भी याद रख लेना है। नेक्स्ट वन, इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल सोल्व आउट करेंगे, मोलर मास निकालना सीखेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।